हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे। साइंस एंड टेक में कुछ टॉपिक हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ न्यू चीज़ आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है ये आर्टिकल। उसके बाद कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात की जा रही है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड भी है। इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा मेडिसिन वगैरह, और जितने भी यहाँ पे आपका एक्ट आया है 2020 में मेडिसिन से रिलेटेड, वो तीनों एक्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई, थोड़ी रश में हूँ मैं। लेकिन कल से आपको फिर इससे जो आज मैं यहाँ पे लेसन लूँगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को कल देखने को मिलेंगे। तो ध्यान देके थोड़ा देखिएगा, और साथ ही कल क्वेश्चंस पूछूंगी तभी आंसर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो बात क्यों कर रहे हैं हम लोग आज की डेट में? तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे कुछ सजेशन दिया गया है, और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ कमेंट किया गया है। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि हमारे यहाँ डेटा एम्पावरमेंट भी हो, और साथ ही साथ डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ढांचा भी तैयार किया जाए। नीति आयोग के साथ साथ यहाँ पे कुछ पॉलिसी इन्वॉल्व है, जैसे कि 4 रेगुलेटर आपको देखने को मिलेंगे कि बैंकिंग सेक्टर है, सिक्योरिटीज़ है, इंश्योरेंस है और पेंशन है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये आरबीआई है, सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे सेबी है, इंश्योरेंस का यहाँ पे आपका आईआरडीएआई है, और पेंशन का यहाँ पे पीएफआरडीए है। तो ये चारों यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी भी इंक्लूड है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है, जो कि एक साथ आकर यहाँ पे इस डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे सारा रिकमेंडेशंस देंगे, सजेशंस देंगे, कमेंट करेंगे। तो इन सब का यहाँ पे काम है। इस पॉलिसी में आप देखोगे कि 2020 में इसको रिलीज़ किया गया है, और साथ ही साथ इसको जो प्रिपेयर किया गया है वो आई स्प्रिट भी आप कह सकते हो, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा इसको जो है इस रिपोर्ट को आपका प्रिपेयर किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि करंट फ्रेमवर्क क्या है डेटा प्रोटेक्शन का इंडिया में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सालों से हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन बिल पास कराने की बात की जा रही है, कि हमारे यहाँ जितने भी डेटाज़ हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है। तो जैसे ऑयल भी इतना इस्तेमाल होता है, तेल भी आप लोगों को पता है कि कितना महंगे होते हैं और कितना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होता है। उसी के तरीके से आज डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, और डेटा भी आज की डेट में उतने ही प्रॉफिट लोगों को पहुंचा रहा है। तो इसलिए करंट फ्रेमवर्क लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारी डेटा जो है इनसिक्योर हो रही है। और आज की डेट में हम लोग डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद तो पता चल ही गया कि डिजिटल वर्ल्ड की क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस एक तरीके से पता चल गया। और फिर उसके पीछे हमारी जो सरकार है वो हाथ धो के पीछे पड़ गई है कि अब तो कंट्री में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाना ही है। और साथ ही साथ इसी के साथ हमारा डिजिटाइजेशन जो है एक सक्सेसफुल स्टेप्स के साथ आगे बढ़ेगा। तो करेंट फ्रेमवर्क जानने का ज़रूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे इंडिया में क्या है अभी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 है, जिसको कि यहाँ पे जनरल एप्लीकेशन के जैसा इसको माना जाता है प्राइवेसी लॉ को लेकर, ठीक है। ये प्राइवेसी लॉ का यहाँ पे एक जनरल एप्लीकेशन है, जिसको कि आप लोग आईटी रूल्स भी कहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। साथ ही गवर्नमेंट की जो डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, इसको यहाँ पे आधार जो है, आधार नंबर जो है, हमारा आधार एक्ट जो है 2016 का, उसके द्वारा ये गवर्न होता है। और साथ ही साथ आधार रेगुलेशन जो 2016 का था, उसी के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। तो आधार यानी कि टारगेटेड डिलीवरी है, फिनेंशियल और अदर सब्सिडीज़ बेनिफिट और सर्विस एक्ट है ये हमारे यहाँ पे। तो जो डेटा आपको गवर्नमेंट डेटा देखने को मिलेगा, उसका कलेक्शन इससे होता है। साथ ही आप देखो कि डेटा जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, वो यहाँ पे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2006 है, और साथ ही साथ सर्कुलर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि केवाईसी आपका सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर्स है, क्रेडिट कार्ड है, कस्टमर सर्विस है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट है, जो कि कस्टमर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स में डेटा है, वो कौन यहाँ पे मैनेज करते हैं? तो ये सारे लोग हैं। गवर्नमेंट डेटा कौन कलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आधार एक्ट है। उसी के साथ साथ आप लोग हेल्थ केयर सेक्टर्स की अगर हम लोग डेटा देखें, तो इसको जो रेगुलेट किया जाता है, यहाँ पे एक रूल्स है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स 2012, साथ ही साथ इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो है हेल्थ केयर सेक्टर्स की जितने डेटा है वो यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। इसी के साथ साथ देखोगे कि एक पोटेंशियल रिफॉर्म भी है हमारे यहाँ, जिसमें कि हम लोग डेटा प्रोटेक्शन रिजीम ला सकते हैं।
यानी कि हम लोग अपने यहाँ पे जितनी भी डेटा जनरेट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हम लोग रिज्यूम ला सकते हैं। और इसी के लिए इसी तर्ज पे 2019 में एक बिल पास किया गया जिसका नाम है यहाँ पे प्रोटेक्शन डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शंस बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसके अलावा एक और फ्रेमवर्क की जा रही है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जो कि है नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस। साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लाया गया है। और ये सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, लेकिन लाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये अभी तक कानून बना नहीं है, ये सिर्फ बिल अभी तक आपका जो है पार्लियामेंट में है। तो ये सारी कुछ आप देख सकते हो कि आज की डेट में कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की जो डेटाज है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि डेटा प्रोटेक्शंस जो है उसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड क्यों करना चाहिए डेटा एम्पावरमेंट के साथ। देखिए, डेटा आज की डेट में ना एक किसी अगर आप डेटा का असली तरीके से इस्तेमाल करना जान गए ना, तो यानी कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन टुडे। क्योंकि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, और न्यू ऑयल कहने का मतलब है कि बस डेटा ही आप कलेक्ट करते रहो तो आपके पास जो है खजाना भर गया, इस तरीके का नहीं है। आज की डेट में आप देखो कि एक न्यूज़ 2018 में निकल कर आई थी जिसमें कि फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा बेचने का उनके ऊपर आरोप था, और वो इस चीज़ को कमिट भी किए थे कि यस उन्होंने ऐसा कुछ किया है। इट मीन्स कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। ऊपर से आज देखो कि आप जो है कहीं पे भी जाते हैं लकी ड्रॉ में, जैसे कि अभी धनतेरस आ रहा है, तो आप लोग जाओगे ही कहीं ना कुछ खरीदने, तो वहाँ पे ना आपसे एक पर्ची में आपका नाम, आपका जो है ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस और साथ ही साथ आपका फ़ोन नंबर जो है वो फिलअप कराएंगे और बोलेंगे कि लकी ड्रॉ होगा और लकी ड्रॉ में आपको कुछ मिलेगा, इनाम मिलेगा। ठीक है, तो वो आपसे आपका जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप उसको फिलअप कर देते हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता है कि लकी ड्रॉ आपका उसमें नाम आ जाएगा तो आपको कुछ गिफ्ट मिल जाएगा। बट ऐसे 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 जो आपका यहाँ पे जो धोखा किया जाता है आपके साथ, उन सारी चीज़ों पे मत रहिए। क्योंकि आप देखोगे कि ये क्या होता है ना, ये एक डेटा बेचने का तरीका होता है। आप तो वहाँ जाकर फिल कर देते हो, एक छोटा सा पर्ची दिया रहता है, उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और कुछ और भी चीज़ें वो मांग लेते हैं, ब्लड ग्रुप नंबर, ये सारी चीज़ें भी मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर देते हो, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि वो डेटा बेचते हैं। वो जितना उसमें पर्ची फिलअप होता है ना, वो सारे डेटा ले जाकर किसी को बेच देते हैं। और एक डेटा यानी कि एक पर्ची अगर आपने भरी है ना, तो इसको आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि ये इसके लिए कितना कॉस्ट वो लेते हैं सिर्फ एक पर्ची का। तो मान लीजिए कि आप लोग पूरे फैमिली के साथ अगर वहाँ पे जा रहे हो और चारों फैमिली पांचों फैमिली भर देते हो, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप लोग सबको ही भर दीजिए, शायद किसी ना किसी के नाम से जो है ये आप लोग जीत जाओगे, गिफ्ट जीत जाओगे, बड़ा हैम्पर आपको गिफ्ट मिलेगा, पता नहीं क्या क्या बोल के लुभाते हैं। तो सबको ही भर देते हैं, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो लोग भी अपना जो है फॉर्म भर के वहाँ पर रख देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये इस तरीके का गलती मत कीजिएगा कि कहीं पे भी जाकर जो है आप लोग लकी ड्रॉ के नाम पे कुछ भी अपना जो है इन्फॉर्मेशन डाल के आ जाए, नहीं। तो ये डेटा बेचने का तरीका है। उसके बाद आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखो सॉरी, कि आपके फ़ोन में जो है ना बहुत तरीके के मैसेजेस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस वाले मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर कार वाले जो है वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे आपने कभी भी उस तरीके के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके का आपको शॉप से मैसेज आएगा या फिर कहीं और से भी आपको जो है कॉल्स आएंगे, मेल्स आएंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सारा आपका डेटा बिक जाता है, तभी आपको जो है इस तरीके का इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप पे जो है कॉल आता है, आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये इसको कहते हैं डेटा एम्पावरमेंट, क्योंकि डेटा बेचा जा रहा है, जिसके पास डेटा जा रहा है वो आज की डेट में अगर डेटा को इस्तेमाल कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो डेटा एम्पावर हो गए। तो इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की डेट में हम लोग डेटा एम्पावरमेंट के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिनेंशियल एक्सक्लूजन को यहाँ पे प्रिवेंट करना है। फिनेंशियल इंक्लूजन वर्ड तो आप सुने थे, तो उसी का जस्ट अपोजिट है ये फिनेंशियल एक्सक्लूजन। यानी कि कोई भी लोग जो है ना जो फिनेंशियल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है उन सारी चीज़ों से वो बाहर ना हो। फिनेंशियल इंक्लूजन सिंपली कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास जो है उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी सरकार उनको डीबीटी के थ्रू जो है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी भेज सकते हैं, सब्सिडी वगैरह भी दे सकते हैं, और आप लोग भी जो है ना आराम से डिजिटल मोड जो होता है पेमेंट करने का उसको इस्तेमाल कर सको। तो जो फिनेंशियल एक्सक्लूजन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें डेटा प्रोटेक्शन को डेटा एम्पावरमेंट के साथ जोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग देखो
कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग जो है ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रूरल और अर्बन पुअर पॉपुलेशन जो है ये इस तरीके की चैलेंजेस फेस करते हैं कि वो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला है कि उनको ट्रस्ट नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि अपने पास पैसे रखेंगे तो सेव है, कैसे बैंकों के पास पैसे रख दे, क्योंकि आज के डेट में बैंक इतना ज़्यादा डूब रहे। तो हालांकि इतना ज़्यादा सबको नॉलेज नहीं होता है, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते, बट फिर भी वो दूसरे जगह बैंक पैसे रखने से बेटर वो लोग सोचते हैं कि अपने पास ही पैसे रख लें। साथ ही डेटा भी उनके पास सही तरीके से नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा है कि इमर्जिंग जो लार्ज स्केल डेटा है ना उसको यूटिलाइज़ करना। मतलब आप आज की डेट में सोच सकते हो कि जैसे आधार है, यूपीआई है, इन सब प्लेटफॉर्म में साथ ही साथ आप लोग देखो कि मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ते जा रही है, टेली डेंसिटी है, इंटरनेट यूजेस है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना वो इस तरीके की चीज़ों से वो जनरेट हो रहा है। तो ये सारी डेटा अगर सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ, यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, अगर ये अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ नहीं हुआ और ये काफ़ी अगर ये अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा पॉलिसी मेकर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो इसीलिए डेटा को यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे जो और यहाँ पे तीसरा रीज़न ये है कि डेटा को प्रिवेंट करना है कि वो सिलॉस में ही रह जाए। सिलॉस कहने का मतलब है कि एक बड़ा बड़ा आपको टैंक देखने को मिलेगा जिसमें कि स्टोरेज होता है, यानी कि सामान उसमें रखते हैं। तो डेटा को भी इसी तरीके से बड़े बड़े टैंक में रख देना, बस रख देना और छोड़ देना, नहीं वैसा नहीं करना है। जैसे कि आज की डेट में आप करंट देखोगे कि क्या सिस्टम है कि सेंट्रिक डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है हमारे यहाँ। तो एक सेंट्रिक डेटा है, यानी कि एक जगह आपका डेटा जाके स्टोर हो गया तो हो गया और कहीं इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो डेटा फिडरिसीज से भी जो है ना डेटा शेयरिंग को ये इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि डेटा फिडरिशरीज यानी कि कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है जो कि ये मैनेज करते हैं और ये वो प्रिपेयर करते हैं कि कैसे डेटा को जो है ना वो कैसे स्टोर करके रखेंगे या फिर डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये कोई इंडिविजुअल ही यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। तो इसको डेटा फिडरेसीज कहते हैं। तो डेटा फिडरेसीज से यहाँ पे डेटा शेयरिंग को जो है ना इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जिससे कि डेटा शेयर हो सके और डेटा एक पॉजिटिव तरीके से गुड फेथ में ही शेयर हो। तो ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन ये आज की डेट में हमारे यहाँ नहीं है। तो ये 3 रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि जो यहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट आर्किटेक्चर, जिसको डेपा भी आप कह सकते हो, तो इसका क्या साइलेंट फीचर्स है। यहाँ पे बातें रखी गई कि इंडिविजुअल को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए कि कैसे वो अपने पर्सनल डेटा को यूज़ करे और शेयर करे। जैसे आज की डेट में आप लोग भी अपना सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, जो भी है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पर्सनल डेटा को आप कैसे शेयर कर रहे हो या फिर कैसे यूज़ कर रहे हो। पर्सनल डेटा कहने का मतलब है कि जिससे आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, उसको हम लोग पर्सनल डेटा कहते हैं। जैसे कि आप समझो कि हर कोई अपने फ़ोटोज़ लगाते हैं, तो ठीक है फ़ोटोज़ लगाओ, बट आप लोग कहीं घूमने जाते हो ना, तो आप लोग उसी समय की फ़ोटो, यानी कि एकदम मिनट मिनट की, कि अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे, यहाँ स्टे कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ जाना है, फिर वापस आकर यहाँ पे रुक रहे हैं, ये होटल में रुक रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, इस होटल में, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डेटा है, यानी कि आपका पता चल जाएगा, आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है कि आप कहाँ हो, या फिर आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है उसी टाइम पे। तो ये एक लोगों को पता ना होना, ये पता होना चाहिए कि पर्सनल डेटा को कैसे यूज़ करना है और कैसे शेयर करना है। तो इस तरीके की जो एजेंसी है ना, वो यहाँ पे डेटा को एम्पावर करेगी उनके लिए, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगा कि सबसे पहले लोगों को ही अवेयर करना है यहाँ पे। देखिए आज के डेट में जितना फ्रिक्वेंटली आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हो ना, ये आपको जितना अच्छा लग रहा है ना आज की डेट में, यानी कि इसको इस्तेमाल करके उतनी ही आप एक दिन मुसीबत में भी पड़ सकते हो। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं डराने का कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। तो देखिए एक संभल के कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को और जो भी आपका है आप एकदम से खोल के रख दो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, नहीं। वो सारे लोग स्ट्रेंजर है आपके लिए, आपको इतना ज़्यादा अपना पर्सनल चीज़ें नहीं ओपन करना चाहिए। हाँ, घूमने जा रहे हो तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फ़ोटोज़ को नहीं अपलोड करो, जब आप घूम के कहीं से आ जाओ ना तब अपलोड करो, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। अपना पल पल का खबर मत दीजिए। बहुत ज़्यादा मैं देखी हूँ कि आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसी समय आइसक्रीम खाने वाला अपना जो है सेल्फी आप डाल दिए। तो ये सारा काम मत कीजिए ना, इससे आप लोग की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या रखा गया आप देखिए। डेपा जो है ना, ये एक फाइनल लेयर ऑफ इंडियन स्टैक होगा। स्टैक कहने का मतलब है कि एक के ऊपर एक, जैसे कि आप अपने बुक्स रखते हो ना एक के ऊपर एक, तो ये एक स्टैक हो गया। तो फाइनल स्टैक होगा डेपा, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट आर्किटेक्चर। इसका एम है कि एक सिक्योर डेटा, डिजिटल डेटा का ऐसे लेयर बनाना, और ये शेयर किया जाएगा कंसेंट के थ्रू, यानी कि अगर आप हाँ बोलोगे तभी यहाँ पे शेयर किया जाएगा, और फाइनल लेयर ऑफ इंडियन स्टैक होगा। ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक सिस्टम होगा जो कि इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी ये टैकल करेंगे, उसके अलावा इंडिविजुअल भी जो है ना वो अपने डेटास को टैकल कर सकेंगे। ये जो पॉलिसी है, इस तरीके के पॉलिसी का मेन एम यही है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने खुद से बेटर जज कर पाएंगे, बेस्ट जज कर पाएंगे कि क्या उनके लिए सही है, यानी कि उनका कौन सा पर्सनल डेटा सही है। कई बार आप देखते हो फेक आपकी आईडी बना दी जाती है, आपकी नहीं, आप बनाते हो या फिर कोई और बनाता है तो फेक आईडी बनाते हैं। तो फेक आईडी में भी जो है वो डेटा है तो उसका भी इस्तेमाल वैसे ही होता है। लेकिन हाँ, आप अगर कुछ भी गलत डालते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक आईडी बनाते हैं लेकिन अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से बना लिए, या फिर अपने नाम से ही बनाते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डालते हो, अपना एज सही नहीं डालते हो, या फिर कुछ भी है अपना एड्रेस सही नहीं डालते हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक अपना इंडिविजुअल ही वो यहाँ पे बेस्ट जज कर पाएंगे कि क्या राइट यूजेस है उनके पर्सनल डेटा का। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे कि कंसेंट मैनेजर, मैनेजर से कंसेंट करने का भी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे पर्सनल डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सही तरीके से ट्रीट करने के लिए इकोनॉमिक गुड का। तो यहाँ पे पॉलिसी को यहाँ पे रखा गया कि न्यू क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसको कि कंसेंट मैनेजर कहा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कंडक्ट होगा इंडिविजुअल के बीच में और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन जो कि उनके डेटा को, पर्सनल डेटा को वो प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ ये जो कंसेंट मैनेजर होंगे फिनेंशियल सेक्टर में, इनको यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर भी कहा जाएगा। एक नॉन प्रॉफिट कलेक्टिव और अलायंस होंगे इन सारे प्लेयर्स का, जिनको यहाँ पे डीजी शाहमती फाउंडेशन भी कहा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर है, यानी कि यहाँ पे एक आप देखोगे कि एक सिक्योर प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि डेटा शेयरिंग होगा। और ये कंसेंट आर्टिफैक्ट्स होगा, यानी कि एक टेक्नोलॉजी होगा जिसमें कि आपका एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है प्रोग्रामेबल कंसेंट के लिए, और एक ओपन एपीआईज होंगे डेटा शेयरिंग के लिए, और एक क्लियरर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड को क्रिएट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो आइए इस तरीके से आप समझोगे कि एक्चुअली ये प्रोसेस, ये पूरा जो यहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा है ये वर्क कैसे करेगा। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़र है, मान लीजिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कोई भी फ्लो बेस्ड क्रेडिट है या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट है, इसको किसी का डेटा चाहिए तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये आपके पास नहीं जाएंगे, ये कंसेंट मैनेजर के पास जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि शादी के टाइम में जो है वो एक मीडिएटर घूमते रहते हैं, लड़का वाला के पास लड़की वाला के पास, तो ये कंसेंट मैनेजर वही मीडिएटर है। तो पहले जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र के पास नहीं जाएंगे जिनसे डेटा लेना है, ये क्या करेंगे, कंसेंट मैनेजर के पास जाएंगे और कंसेंट मैनेजर को बोलेंगे कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, आप शेयर करो। तो कंसेंट मैनेजर क्या बोलेंगे कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता, पहले जो यूज़र्स है उनसे कंसेंट ले लेते, वो अगर हाँ बोलेंगे तभी यहाँ पे शेयर होगा। तो ये क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, मान लीजिए कि आपकी डेटा को शेयर करना है, तो आपसे कंसेंट मैनेजर आपसे पूछेंगे कि आपके डेटा को शेयर करना है, ये लोग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र्स है जो आपके डेटा को मांग रहे थे। तो आप बोलोगे ठीक है दे दो, ठीक है दे दो, तो दे दो। तो यानी कि फिर आप पूछोगे कि कौन कौन से डेटा यहाँ पे लेना है, क्या बैंक का लेना है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, या फिर यहाँ पे आपका जीएसटी प्लेटफॉर्म, क्या डेटा यहाँ पे लेना है। तो रिक्वेस्ट फॉर डेटा, यानी कि डेटा के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है। फिर आपका जो है जो स्टैक बना हुआ है, इस तरीके से आपका जो है एक स्टैक बना हुआ है बॉक्स के फॉर्म में, तो उस स्टैक से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यूजर्स जो है वो बोलेंगे नहीं मुझे पर्टिकुलर पर्सन की बैंक की डेटा चाहिए, तो आपका बैंक का डेटा यहाँ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा काम होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस आप समझ गए। अब इसमें एक और है, बिफोर एंड आफ्टर का यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि क्या है। पहले आप लोग देखो कि ये सिस्टम कैसे देखने को मिलेगा। तो पहला है कि टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें अगर आई एक्सेप्ट कीजिएगा तो फिर आफ्टर क्या दिखेगा कि शेयर डेटा एक्स विथ ए बी सी अंटिल एक्स, यानी कि एक्स का जो डेटा है वो ए बी सी से शेयर करना है, लेकिन जब तक एक्स यहाँ पे ओके नहीं बोल देता तब तक यहाँ पे एक्स का डेटा ए बी सी से शेयर नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन है, नो है या फिर यस है। तो नो में नो, अगर आप नो क्लिक करोगे तो ये शेयर नहीं होगा, यस क्लिक करोगे तो फिर शेयर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसीजर है। ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे है, ये वाली आर्टिकल देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा दिया गया है कि बात करते हैं यहाँ पे हम लोग मोबाइल यूज़र्स का, यानी कि कंपेयर करेंगे 2014 से 2019 के बीच में। तो मोबाइल यूज़र्स देखिए कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 2014 में कितने थे, तो 349 मिलियन थे। 2019 में कितना हो गया, तो 600+ मिलियन यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि जस्ट डबल हो गया मोबाइल यूज़र्स, वो भी 5 साल में। इंटरनेट यूज़र्स, यानी कि जो इंटरनेट का यूज़ करने वाले लोग, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये तो थर्ड टाइम आपका इंक्रीज़ हो चुका है। 2014 में जहाँ 200 मिलियन थे, वहीं अगर हम लोग 2019 की बात करें तो 636 मिलियन प्लस है यहाँ पे।
सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हम लोग बन चुके हैं इसी तरीके से इंटरनेट यूज़र्स में। डिजिटल आईडी प्रोवाइडेड अगर हम लोग देखें जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो यहाँ पे 2015 में स्टार्ट हुआ था तो 2014 में लाया गया था। तो इस समय 100 मिलियन डिजिटल आईडी प्रोवाइड किया गया था, लेकिन आज के डेट में आप देखो 2019 में तो 1.1 बिलियन डिजिटल आईडी प्रोवाइड किया गया है। वहीं अगर हम लोग यूपीआई की बात करें, जो पेमेंट ट्रांजैक्शन, वैसे ही जैसे मैं बोलती हूँ कि आज के भी डेट में यूपीआई बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग अगर आप लोग को डेली उसको ज्वाइन करना है, तो उसमें क्या होता है कि मैं आप लोग को एक यूपीआई देती हूँ जिसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर पाते हो। बट बहुत सारे बच्चे मुझे वही बोलते हैं कि मैम यूपीआई यूज़ नहीं करता, यूपीआई यूज़ नहीं करती। तो मैं उससे समझ पाती हूँ कि हाँ, आज के डेट में बहुत ज़्यादा कमी है, इसका इस्तेमाल नहीं करते लोग। लेकिन 2016 में देखिए, जहाँ की 0.1 मिलियन से भी कम थे ट्रांजैक्शंस, जो है पर मंथ 0.1 मिलियन से भी कम हो रहा था। वहीं आज के डेट में देखिए 2019 में 1.31 बिलियन है। आई होप कि यहाँ पे कोरोना के बाद जो है ये और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा होगा, क्योंकि सारे लोग इसी पे बहुत सारे लोग मैक्सिमम इसमें आ गए होंगे। तो मैं भी आप लोग को वही सजेस्ट करूँगी कि यूपीआई आप लोग अपना एक आईडी बना लीजिए, हर एक बैंक का अपना होता है। तो उसमें क्या है ना कि आपका जो फ़ोन नंबर है उसी में @UPI आ सकता है, या फिर आप लोग का एसबीआई का है तो @SBI आ जाता है। तो बहुत आसान होता है, और उसमें क्या है कि आप लोग आराम से डिजिटल पेमेंट कर पाते हो, कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिक्योर मेथड है, एक ईजी मेथड है, तो इसलिए यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर में सबसे पहले ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे सजेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग के साथ साथ बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी रेगुलेटर है, चाहे वो बैंकिंग के हो या फिर सिक्योरिटीज़ के, इंश्योरेंस के, पेंशन के, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। करेंट फ्रेमवर्क क्या है हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन का, इसको हम लोग ने डिटेल में देखा। क्यों यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है डेटा एम्पावरमेंट के साथ, तो कुछ रीजंस हमने यहाँ पे देखा। और जो ये ड्राफ्ट किया जा रहा है प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट आर्किटेक्चर, तो उसकी क्या फीचर्स है उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे एक और टेबल है जिसमें कि बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ डेटा एम्पावरमेंट। तो डेटा एम्पावरमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग अपने या फिर विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज वो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, या फिर जो भी पावर है जिसमें कि वो कंट्रोल जो है अपने डेटा का देते हैं या फिर करते हैं, और उसको प्रमोट करते हैं, या फिर सोसाइटी के वेलबींग के लिए उनको प्रमोट करते हैं। तो इसको हम लोग डेटा एम्पावरमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अभी जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बताई वही चीज़ है कि मान लीजिए कि मैं हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ कि अपने डेटा को मैं अपने पास रख रही हूँ, या तो फिर क्या कर रही हूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में उसको अपलोड कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि मैं अपने पास, जब तक ये मेरे मोबाइल में है, इट मीन्स कि ये मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में मैं अपलोड करती हूँ, समटाइम्स मैं यूट्यूब के स्टोरीज़ में भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, सो डैट आप लोग मुझे समझ पाओ, पहचान पाओ। समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ मुझे देख पाओ। एक होता है कि फेस देखने से कनेक्टिविटी बढ़ती है, नहीं तो ऐसे लग रहा है भूतों की तरह कि मैं भी एक भूत हूँ और आप लोग भी कौन हो मुझे नहीं पता। तो काफ़ी बच्चों को तो मैं पहचान गई हूँ जो कि मेरे मेंस आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे पहचानो, तो इसीलिए बस मैं अपना एक कभी कभी फ़ोटोज़ अपना डालते रहती हूँ। तो वो क्या हो गया ना कि वो यूट्यूब के पास भी चला गया। ठीक है, तो अब जब तक मैं, ऐसा हो सकता है कि जब तक यूट्यूब अगर चाहे तो किसी और के साथ शेयर करे, गूगल के साथ अगर वो शेयर करे, तो पहले मेरे से वो परमिशन ले। ठीक है, हालांकि गूगल के ही अंदर में आता है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो अगर गूगल से शेयर करना चाहे तो पहले मेरी परमिशन ले ले, तो जब मैं ओके बोलूँगी, यानी कि कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, तो यहाँ पे अब थर्ड पार्टी के हाथ में कंट्रोल चला गया। ठीक है, तो पहले तो मेरे पास जब तक था मेरी फ़ोटो मेरे अंडर कंट्रोल था, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी के अंदर कंट्रोल चला गया, तो ये उसकी एम्पावरमेंट है। लेकिन फिर भी मेरे पास एम्पावरमेंट है कि मैं अगर यहाँ पे कंसेंट दूंगी तभी ये फ़ोटोज़ जो है वो शेयर हो पाएगा आगे। तो इसके लिए डेटा एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, जैसे मैं हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत होगा कि कैसे मेरे डेटा को यूज़ किया जाएगा। अगर मैं ओके बोल देती हूँ कि हाँ ठीक है यूट्यूब आप अपना मेरी जो डेटाज़ है, मेरी जो पिक्चर्स है वो आप गूगल के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं अवेयर होना चाहिए मुझे कि क्या पता कि वो मेरे लिए गुड फेथ में मेरी फ़ोटोज़ इस्तेमाल करे हो, या फिर बैड फेथ में, या फिर कहीं और गंदी जगह मेरी फ़ोटोज़ को अपलोड कर दे, या फिर उसको इस्तेमाल करे। फ़ोटोशॉप भी होता है, ना जाने कैसी कैसी जगहों पर मेरी फ़ोटोज़ को एडिट करके डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए मेरे पास, मैं एवेइंग जो है कंसेंट नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें लोगों के अंडर में भी आप लोग का अवेयरनेस होना चाहिए। मैं सिर्फ पिक्चर्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन और भी सारी आपकी जो डेटा है, आपके नाम है, ईमेल आईडी है, आपका नंबर है, फ़ोन नंबर है, क्या पता
आपके फ़ोन नंबर को आईएसआई के पास जाके दे दे कि ये बंदा जो है, ये बंदी इंटरेस्टेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर आपके पास हज़ारों कॉल मैसेज आएंगे ना, पता पता नहीं आप कैसे ट्रैप हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड है। तो इसलिए आपको अवेयर होना चाहिए कि कैसा आपका डेटा यूज़ होगा। साथ ही राइट टू प्राइवेसी भी है। अगर मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब में, तो ये मेरा प्राइवेसी है कि मैं इसको आगे शेयर करना चाहूँगी कि नहीं। हालांकि वो लोग तो कर ही लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरे ऊपर है। अगर मैं कंसेंट नहीं देती हूँ, इट मीन्स कि मैं अपने राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे मेंटेन करके चल रही हूँ। साथ ही डिमांड है, यहाँ पे डिमांड होना चाहिए डेटा को डिस्क्लोज़ करने का। और की इशू है कि अगर डेटा को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ इंटरेस्ट हो। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबल को भी होल्ड करना है, यानी कि मेनली आप समझो कि कुछ इंटरेस्ट है तभी यहाँ पे डेटा को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है। और राइट है यहाँ पे कि आप क्रिएट कर सको और प्रोड्यूस करो डेटा को, ये एक उन लोगों के हाथ में भी राइट होना चाहिए। साथ ही इसको कॉमन गुड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी डेटा है, कोई भी आंकड़ा हो गया, जैसे मैं अभी आपको बताई कि इंटरनेट यूज़र्स जो है हमारे कंट्री में ट्रिपल हो गए, तो मैं चाहती हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर की, तो ये डेटा शेयर की आप लोग, ये मैगजीन सबके पास होता है जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं, बट लोग इसको पढ़ते नहीं है, ध्यान से अच्छे से पढ़ते नहीं है। कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए वो आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, मैक्सिमम लोग को मैं देखी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताई कि हमारे यहाँ इंटरनेट यूज़र्स जो है 3 टाइम्स डबल हुए हैं इन 5 सालों में। तो आप लोग ये समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक कॉमन गुड के लिए शेयर कर रही हूँ ना, कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ऐसा भी हमारे कंट्री में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डेटा एम्पावरमेंट में आपका ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग ने देख रखी, काफ़ी अच्छी है, ये डेटा एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात की जा रही है। क्यों हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा अभी 3 बिल्स जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड है, ये अभी पास किया गया है। एक तो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 है। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020 है। तो ये 3 कानून अब बन चुका है। एक तो आपका यहाँ पे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है, दूसरा आपका होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड है, एंड थर्ड यहाँ पे आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों ने बहुत सारे कंज्यूम किए होंगे, नहीं किए होंगे, या फिर आपके जो है घर में कोई ना कोई कंज्यूम करते होंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है कि आपकी जर्मनी की मेडिसिन है। जर्मनी की एक खोज है, वहाँ के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये खोज किया गया। और होम्योपैथी की बात क्या होती है ना, कि कोई भी बीमारी जो आपकी होती है उसके लिए अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बीमारी को जो है, एक तो ये जड़ से ख़त्म करता है, लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी टाइम भी ले लेता है। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, जो कि हम एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या फिर मार्केट में जो भी मेडिसिन वगैरह और क्रीम जेल अवेलेबल होते हैं वो हम लोग लगाते हैं उसको, या फिर कंज्यूम भी करते, खाते भी है। तो वो क्या होता है, आपको फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट उससे क्या होता है ना, कि आप श्योर नहीं हो सकते हो। जैसे सिप्ला की मेडिसिन वगैरह आप खा लो, तो 3-4 महीने में आपकी जो है पिंपल्स फिर से नहीं आएगी। बट इससे आपका ये गारंटी नहीं होता है ना कि आपको 3 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर आपको कभी पिंपल्स नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को में पिंपल्स होता है ना, वो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से होता है। वो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेनली ऑयली स्किन्स वाले लोगों को तो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती ही है, तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। बट द फैक्ट इज़ कि किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रॉनिक हो जाती है, किसी को बहुत माइल्ड होता है। तो जो क्रॉनिक वाले होते हैं उनको तो ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपका फेस का ना बैंड बच जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जब ट्रीटमेंट कराते हो, तो 3-4 महीने में आपका क्लीन हो जाता है। बट गारंटी नहीं है कि वो 3-4 साल में फिर आपका नहीं होगा, कभी ना कभी होगा। आप डस्ट, धूल, या फिर आप लोग का ऑयली स्किन है, तो फिर आपका वो ना वापस आ जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम भी करोगे तो। सो मेनी रीजंस है पिंपल्स के। तो इसमें क्या है कि अगर आप होम्योपैथिक दवा लेते हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन भी पिंपल्स को रोकने के लिए, एक्ने के लिए आता है, तो अगर वो आप कंज्यूम करोगे, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपको 1 साल 2 साल तक लेना होगा। तो वो क्या करते हैं ना, कि जड़, जो मेन रूट कॉज होते हैं ना, उसको वो समाप्त कर देते हैं। तो फिर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए फ्रीडम हो जाओगे, आपको कभी भी पिंपल्स, एक्ने प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम होता है होम्योपैथिक का। आयुर्वेदिक का आप लोग जानते हो कि आयुर्वेदिक एक बहुत ही पुराना हमारे यहाँ का एक ये प्रैक्टिस है। आज की भी डेट में आप लोग देखोगे कि आयुर्वेदिक से भी लोग जो है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और ये विश्वास भी है इसमें। आयुर्वेदिक में अगर आप विश्वास रखते हो तो ज़रूर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी एक स्लो एंड स्टडी है, बट होम्योपैथिक से थोड़ा फास्ट है, इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं है। और एक चीप प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। चीप प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हो इंग्लिश मेडिसिन में, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, तो आप जो है ना आयुर्वेदिक को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो, और इससे आप लोग का जो भी बीमारी है वो ज़रूर कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। तो चलिए ठीक
ठीक है, ये तो 3 कानून आ गया, याद रखिएगा, तीनों कानून आपसे पूछा जा सकता है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम क्या है हमारे इंडिया में, ये समझते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, क्या है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिस जिसका एम है कि हेल्दी इफेक्ट देना मेडिसिन का। यानी कि आप कोई भी मेडिसिन खाते हो, अभी आप लोग को कहीं पे भी पेन होता है तो आप लोग पेन किलर खा लेते हो, तो आप लोग इतना आसानी से पेन किलर खा लेते हो, हेडेक होता है तो साइडाउन खा लेते हो। तो आप लोग कभी सोचे हो बैठ के कि इसका साइड इफ़ेक्ट कितना होता है? तो साइड इफ़ेक्ट ऐसी मेडिसिन आपको खानी चाहिए, हर एक तरीके की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको ऐसी मेडिसिन खानी चाहिए ना जिसका बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ना हो। डॉक्टर्स के पास आप जाओगे तो डॉक्टर्स ये नहीं देखता है कि वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं। डॉक्टर का मेन पर्पस होता है कि आपकी जो बीमारी है ना आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। वो इसके लिए बने हैं, वो इसके लिए नहीं बने कि साइड इफ़ेक्ट्स देखकर और नाप तोल कर आपको मेडिसिन दे। कभी ये कोई डॉक्टर नहीं करेगा। ये कौन करेगा? ये आपको खुद करना है। जब भी आप मेडिसिन लेकर आते हो उसको एक बार गूगल में ज़रूर सर्च कर लो, देखो कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। बिना कोई ऐसा मेडिसिन आज की डेट में बना ही नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये भी बात ट्रू है। लेकिन आयुर्वेदिक का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, होम्योपैथिक की साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगी। आप इसको कंज्यूम करो, अगर आपको बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी किसी को होता है कि मेडिसिन सूट नहीं करते, तो होम्योपैथिक का यही है ना कि आपके बॉडी में अगर सूट नहीं करेगा ना तो आपको कहीं से हार्म नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि होम्योपैथिक को आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी फियर के। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, एलोपैथिक वगैरह कोई भी, तो उसमें साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, बट लेस नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यही मतलब है कि जो हीलिंग इफेक्ट है ना मेडिसिन का उसको अचीव करना है, बट मतलब कि बायोलॉजिकल जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे इसकी कमी होनी चाहिए, और अनटेस्टेड, अनटेस्टेबल और प्रूवन इनइफेक्टिव है। यानी कि समझो कि ऐसा आप मेडिसिन खा रहे हो जिससे कि आपका हीलिंग इफेक्ट जो है वो तो ठीक हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, लेकिन वो अनटेस्टेड है, उसको टेस्ट नहीं किया गया है, ना ही उस वो ऐसा माना जा रहा है कि इस मेडिसिन को खाने से जो है इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट नेम से आप देखते हो, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, या फिर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। तो इंडिया में मेनली हम लोग जो है ना इस तरीके के मेडिसिन को यहाँ पे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि इतने तरीके के मेडिसिन का टाइप हमारे यहाँ प्रकार है एकदम देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसा प्रैक्टिस जिसमें कि एक तो मोटिव यही रहता है कि मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो तो देखने को मिले, हील हो जाए, मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो हील हो जाए, बट यहाँ पे कमी हो बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी का, ये अनटेस्टेड होता है और इनइफेक्टिव प्रूवन है, यानी कि इफेक्टिव नहीं है इस तरीके का प्रूवन हो। कोई भी मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके जो इफेक्ट्स है उसको हील करे, लेकिन ये भी है कि ये हील करेगा कि नहीं हील करेगा ये भी आपका प्रूवन है। ठीक है, इनइफेक्टिव प्रूवन है। साथ ही साथ अगर हम लोग सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि आप देखो कि ये इंडियन इन ओरिजिन, और जो कि आपका कहाँ से आया है तो बाहर से आया हुआ है इंडिया में, और या तो इंडियन कल्चर में एसिमुलेट हो गया है। तीनों तरीके का हो सकता है, या तो इंडिया में ही वो ओरिजिनेट हुआ है, या फिर बाहर से आया है लेकिन इंडिया में इंक्लूड हो गया, या फिर इंडियन कल्चर से ही वो मिलजुल गया है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है मेनली आप देखो कि इसमें आयुष स्ट्रीम होता है। आयुष मीन्स ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो ये आपका 5 तरीके का यहाँ पे आपका फैक्टर है जो कि फास्ट गेनिंग ट्रैक्शन है और पॉपुलैरिटी है इंडिया में। तो आयुष की आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है ना ये मेनली आपका किस पे बेस्ड है, तो डेफिनेट मेडिकल फिलॉसफीज़ पे बेस्ड है, और इसमें एक तरीका देखने को मिलता है हेल्दी लिविंग का। यानी कि बस आप मेडिसिन खा लो, उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगला 3 महीना आप उसके साइड इफेक्ट से आप परेशान रहो, या तो आपको हेडेक रहेगा, या तो आपकी जो है पेट खराब हो जाएगी, या फिर इस तरीके का ना जाने वेट गेन हो जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मेडिसिन ऐसा लेना है जिससे कि आप हेल्दी लिविंग भी हो, एक हेल्दी आपका होना चाहिए, मतलब कि एक हेल्दी वे होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो इसको आप लोग को कंज्यूम करना है, यानी कि आयुर्वेद, आयुष जो है ना ये एक हेल्दी वे आप कह सकते हो मेडिसिन की। तो एक ग्रेट क्यूरियोसिटी होती है कि ये सारे जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्ध है, यूनानी है, इसके प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को समझने के लिए, क्योंकि इसकी चैलेंजेस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और किस तरीके के मेडिसिन में, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, या फिर आपका कैंसर, ये सब हो गया, तो ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है।
तो इसको जो है ना यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, ये सारी चीज़ों से इसको जो है ना ठीक करने का यहाँ पे बात की जाती है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि अभी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो तो आप लोग का दिन रात होता होगा, रात दिन होता होगा, निशाचर जैसा रात भर आप लोग बैठ के पढ़ते होगे। तो कोई बात नहीं, ये मेहनत कर लीजिए, दिन रात अभी आप लोग मत देखिए, अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ स्टाइल थोड़ी सी डिसऑर्डर हो जाती है, क्योंकि उस तरीके से एक जो फॉलोइंग पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हो आप लोग। लॉन्ग टर्म डिजीज़ होता है कोई, जैसे डायबिटीज़ है, तो इसकी एक लॉन्ग टर्म के लिए है, जब तक आप लोग जियोगे तब तक आप लोग को ये गिफ्ट मिल जाता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस डिजीज़ भी होता है, जैसे समटाइम्स आप देखे होगे कि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, मम्मी है, पापा है, कोई भी है, तो आप लोग देखे होगे कि अगर लंबे वर्षों से है, यानी कि 10-20 साल हो गए, तो वो जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डेली एक ही मेडिसिन खाते हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स के बाद जो है ना, वो मेडिसिन अचानक से उनके बॉडी में काम करना छोड़ देता है। इट मीन्स कि वो मेडिसिन उनके बॉडी में भींग चुका है। ये हम लोग आसान से शब्दों में कहते हैं कि अब वो मेडिसिन उनके बॉडी में नहीं काम करेगा। तो अब क्या चाहिए, अब उसे हाई लेवल की मेडिसिन चाहिए जो कि उनके बॉडी में काम करे, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको वो क्योर कर सके, मेंटेन कर सके। तो इसमें इसको जो मेडिसिन काम नहीं करता ना, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस, ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगले 10 साल में वो भी मेडिसिन ख़त्म हो जाए, फिर हाई डोज का, फिर अगले 10 साल में और हाई लेवल की मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, तो ये मल्टी ड्रग्स हो जाता है। और इमरजेंस होता है न्यू डिजीज़ का, यानी कि आप लोग देखते हो कि जब आप लोग मल्टीपल मेडिसिन कंज्यूम करते हो तो उससे डिजीज़ भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जिसमें कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है, ये 2014 में ही बनाया गया था और इंश्योर किया गया था कि ऑप्टिमल यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और प्रोपेगेशन होगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 8 लाख रजिस्टर्ड हो चुके हैं आयुष डॉक्टर इंडिया में, जिसमें से 56% जो डॉक्टर्स है वो आयुर्वेद से है, 6.4% यूनानी से है, 1.4% सिद्ध से है और नेचुरोपैथी से है। बट बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी है जो कि हम लोग सक्सेसफुल तरीके से आयुष को जो है अपने मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में नहीं ला पा रहे हैं। फिर भी जब से आप लोग देखो कि 2014 से लेकर अभी 5 साल 6 साल हुए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस आने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखा, तो क्या इश्यूज़ है ये समझते हैं। सबसे पहला है कि साइंटिफिक जो रिलेबिलिटी और ट्रस्ट है उसकी कमी है, क्योंकि अभी मैं बोली कि आप लोग सिप्ला मेडिसिन पे ज़्यादा ये ट्रस्ट करते होंगे कि एलोपैथिक खा लेते हैं और जल्दी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इतने सारे भाग दौड़ वाले ज़िंदगी में ऊपर से आप लोग को इतने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, आप लोग बहुत सारे वर्किंग लोग भी हैं जो साथ में आप लोग पढ़ाई भी कंटिन्यू करें, इसमें आपको कोई भी बीमारी होगा तो आप चाहते हो कि धीरे धीरे वो ठीक हो, धीरे धीरे ठीक होगा ना तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस है ना वो भी बहुत धीरे धीरे मिलेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ है, जब हेल्थ सही रहता है, दिमाग सही काम करता है, तो हम लोग अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं। तो इतना फास्ट लाइफ है, लोगों को सारी चीज़ें फास्ट चाहिए, तो इसमें अगर हेल्थ में अगर मेडिसिन ही स्लो काम करेगा तो फिर नहीं चलेगा ना, तो इसलिए लोग जो है इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज की डेट में ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन एक रिसेंट रिपोर्ट है, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि एनएसओ के द्वारा लाया गया है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि हायर प्रेफरेंस दिया जा रहा है एलोपैथी ट्रीटमेंट में, और वो भी 95% देखने को मिलेगा, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में हो। तो एलोपैथी में जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फास्ट है कि नहीं। 95% आप लोग देख सकते हो, वही चीज़ें मैं अभी भी बता रही हूँ। इशू आप देखो कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन से भी है, क्योंकि क्वालिटी में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर हम लोग इस तरीके की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है आयुष को, तो उसमें क्वालिटी की भी बात आती है। 2008 की एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि 21% ऑफ यूएस इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पेटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सोल्ड किया गया था, जो कि इसमें बताया जा रहा था कि हेवी मेटल्स यहाँ पे है, यानी कि वो सारे मेडिसिन में जो है हेवी मेटल पाया जा रहा है 20% तक, और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो अब समझिए कि ये वाली बात हो गई, यानी कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च की अगर बात करें तो साइंटिस्ट भी आज की डेट में उसी चीज़ के पीछे रिसर्च करते हैं जिसके पीछे लोग भागते हैं। जो डिमांड है उसी के पीछे भागेंगे ना, तो एलोपैथी की ज़्यादा डिमांड है, क्यों साइंटिस्ट जो है ना वो आज की डेट में आयुष मेडिसिन के पीछे भागेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एथिकल कंसर्न भी है जो कि बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है आगे जाने की इच्छा होती है, सक्सेस हासिल करना है बहुत जल्दी से जल्दी। अब आप लोग ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चाहते थोड़ी है कि 10 साल हो जाए, वही कोई नहीं, तो मतलब कि जल्दी से जल्दी आपको निकालना है ना, क्लियर करना है। तो यही बात है कि एथिकल कंसर्न भी देखने को मिलता है। यानी और एक साइड आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर जो है वो हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन अपने जितना क्वालिफिकेशन उनका होता है ना उससे ज़्यादा लेवल में वो डॉक्टर वाली पोस्ट वो ले लेते हैं। आयुष्मान भारत के हिसाब से देखें तो प्राइवेटाइजेशन जो स्टेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और रूरल पॉपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ रही है।
तो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को यहाँ पे चूज़ करने की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पे आयुष्मान भारत के अंदर। तो आयुष्मान भारत हम लोग लास्ट ही पढ़े सोशल इश्यूज़ में, तो वो वाली लेसन आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अदर स्टेप्स देखते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो पहला एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है नेशनल आयुष मिशन का, और स्ट्रैटेजी है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, जो कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर है। सेकंड एक यहाँ पे प्रमोशन है आयुष आयुष सिस्टम का, वो भी ग्लोब के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है उनके द्वारा कंट्री टू कंट्री ये साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में कॉपरेशन हो, होम्योपैथी में कॉपरेशन हो। तो आज तक आप देखोगे कि 31 जो आयुष इंफॉर्मेशन सेल है वो 28 कंट्रीज़ में आपका सेटअप हो गया है। आयुष्मान भारत के तहत देखें तो 10% जो सब सेंटर्स है उनको यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही डेवलप किया गया है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी नीडी कम्युनिटी होंगे। तो ये सारी स्टेप्स ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको वो प्रमोट कर सके। ओके, तो आज हम लोग ऑल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन सिस्टम के ही बारे में पढ़े। कल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, और तीनों जो यहाँ पे कानून आया है तीनों कानून के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो टाइम फिर चला जाएगा, और आप लोग की फिर कंप्लेन आने लगती है कि मैम 40 मिनट एक्स्ट्रा या 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक लेसन का, 1 घंटे की लेसन कोई नहीं देखना चाहता, व्यूज़ भी कम हो जाते हैं, आप लोग की कंप्लेन भी आने लगती है। तो मैं टाइम को ज़रूर ध्यान में रखूँगी। अभी अभी टाइम है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, अपनी और भी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया लेसन लाने में, लेकिन कल से फिर आपको टाइम पे ही लेसन मिलेगा, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग। तब तक आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए लेसन्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लेसन नहीं मिलती है, लेट में मिलता है, तो वो लोग फिर मुझे बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं मिला। तो शेयर करते रहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है। और सब्सक्राइब कर लिए है तो अच्छी बात है, नहीं किए अगर लगता है कि नेक्स्ट लेसन देखना है तो ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, तो इसलिए मैं कह रही थी। चलिए ठीक है। पीडीएफ के लिए, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये सारे पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के ही नाम से। आप लोग आराम से वहाँ पे सर्च कर सकते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आराम से मिल जाएगा। साथ ही आप लोग को गूगल में भी मिल जाएगा, विजन आईएएस का आप लोग जब डालोगे तो उसमें आपको हर एक मंथ की उसकी पीडीएफ मिल जाती है, करंट अफेयर्स की, फ्री अवेलेबल है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।